हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की क्लास में करने वाले हैं सीटेट एसएसटी पेपर 2 का थर्ड क्लास। दो क्लासेस हम पहले कर चुके हैं। ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं मतलब ये आपकी जो है थ्योरी क्लास है, जिसमें हम पूरा कंटेंट लेके चल रहे हैं चैप्टर वाइज, एक एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं। इसके दो क्लास आपने देखे होंगे, पिछले हो चुके हैं, जो जबरदस्त क्लास थे, एंटरटेनिंग थे, इंटरेस्टिंग थे, कोई बोरिंग नहीं लगा। जैसे आपके फीडबैक मुझे मिले हैं तो आप लोग बहुत खुश हैं उससे। मुझे पूरे मजा आया कमेंट पढ़ के आप लोगों का, और मेरी तरफ से मतलब जबरदस्त से भी जबरदस्त आप देखेंगे, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से आपको चीजें बताई हुई हैं पूरा पीडीएफ के द्वारा कि एकदम से आपको जो है वीडियो देखते देखते कंटेंट याद हो जाएगा। आज की वीडियो भी इसी तरह से करेंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से, इजी वे में। बस आप वीडियो देखो, देखते देखते ही आपको सारा कंटेंट जो है आपको याद हो जाएगा, अलग से बाद में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बस आप जो है नोट्स रिवीजन करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब चलिए, अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसकी पिछली क्लासेस जो आपको देखनी है वो आप कैसे देखेंगे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यूट्यूब पे, और आप YouTube पे सर्च करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। तो यहाँ पे देखो, ये आगे आपको सामने क्लास इस तरह से। उसके अलावा या फिर आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है सीटेट एसएसटी पेपर 2 कॉन्सेप्ट क्लासेस, क्योंकि ये है कॉन्सेप्ट क्लासेस। इसी अगर यहाँ पे आप सर्च भी करेंगे ना सीटेट एसएसटी कॉन्सेप्ट क्लासेस, तो भी शायद आपको मिल जाएगी। अगर आप लिखेंगे सीटेट एसएसटी कॉन्सेप्ट क्लासेस, तो देखो चैनल ही आ गया हमारा, क्योंकि चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस के लिए हमारा चैनल नंबर 1 से भी नंबर 1 है। यूट्यूब खुद ही रिकमेंड कर देता है आपको, ये आप लोग देखेंगे। आप लिखेंगे ना सीटेट कॉन्सेप्ट क्लासेस तो चैनल आएगा हमारा सीधा, क्योंकि यूट्यूब को भी पता है कि कौन सा कंटेंट किस चैनल पे जबरदस्त मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लासेस सीटेट की अगर देखेंगे तो सबसे बढ़िया हमारे पास मिलेगी। अब यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, इसकी क्लास आप देख लेंगे। उसके अलावा नोट्स के लिए आप, ये ऐप है हमारा एस ए टीचर अकेडमी, इस पे जाके आप जो है सारे नोट्स ले सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 के कंप्लीट नोट्स है, जबरदस्त नोट्स है इसके अंदर। पेपर 1 के भी पेपर 2 के भी, पूरा पेपर भी इसी में से फंसता है आपका। तो यहाँ से जाके नोट्स लेंगे। नोट्स आपके सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपको कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा कि मैं कहाँ से कंटेंट ढूंढूं, कहाँ से ये लिखूं, कहाँ से ये तैयार करूं, कहाँ से कौन सा टॉपिक देखूं। पूरा ही सिलेबस आपको नोट्स में से कवर हो जाएगा। नोट्स में से 126 नंबर फंसे थे अभी जो लास्ट सीटेट हुआ है उसमें, तो समझ सकते हो आप कितने इंपॉर्टेंट है। चलिए अब शुरू करते हैं हम क्लास। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और आज मैं, मेरा रोजा है तो मैं ज्यादा चिल्लाऊंगा नहीं, मतलब, लेकिन कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, समझाऊंगा आपको पूरे जबरदस्त तरीके से। बस ज्यादा मैं चिल्लाऊंगा नहीं, ठीक है। तो आप ये मत सोचना। चलिए शुरू करते हैं। बाकी जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहे, क्योंकि पूरा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा यहाँ के अलावा। एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सारा बिल्कुल जो है लेकर के पूरा कंटेंट खत्म होगा और पूरा सिलेबस खत्म होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे सारी वीडियोस मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़े रहो। देखो अब लास्ट हम बात करें आज, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, इसका टाइटल का नाम तो है आपका हमारी बदलती पृथ्वी, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर जो बातें करेंगे वो थोड़ी सी अलग होंगी। हमने जो लास्ट में पढ़ा है वो पृथ्वी के बारे में हमने पढ़ा कि पृथ्वी की सतह जो होती है, कि सबसे ऊपर जो है पर्पटी है, फिर उसके बीच में मेटल आता है, फिर बीच में पृथ्वी के क्रोड आता है जो हम ये देखते थे। तो ये सबसे ऊपरी सतह आपकी अगर देखेंगे तो ये आपकी पर्पटी। फिर इसके अंदर वाली अगर देखेंगे ये, तो ये है आपकी मेंटल। फिर सबसे बीच वाला जो पार्ट होता है जो सबसे ज्यादा गर्म और आग है जिसके अंदर पूरा, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोड। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है। अब उससे आगे बढ़ेंगे हम कि इन गतियों के कारण, मतलब इसके अंदर जो लावा है, जो आपका पृथ्वी के बीचों बीच जो गर्म गैसें हैं, गर्म लावा है, पूरी खोलती हुई आग है, उसके कारण पृथ्वी में क्या गतियां होती हैं, क्या परिवर्तन होते हैं पृथ्वी की सतह के ऊपर, सतह के अंदर, सारी चीजें क्या क्या परिवर्तन होता है। इसीलिए हमने लिखा है हमारी बदलती पृथ्वी, क्योंकि बदलाव होंगे तो पृथ्वी पे बदलाव तो होंगे, तो बदलेगी, कुछ ना कुछ चेंज होंगे। वो सारी चीजें आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। जबरदस्त टॉपिक है ये भी, इससे भी आपका प्रश्न हर साल आता ही है एक ना एक, इस टॉपिक से जो आज करेंगे कवर। अब बात करें यहाँ पर, देखो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। अब ये स्थल मंडलीय प्लेट क्या है ये बात समझ लो। स्थल है हमारी जमीन, यानी कि जिस पे हम रहते हैं उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। जैसे जल मंडल है, जो समुद्र है वो जल मंडल है। जो जमीनें हैं जहां पे हम रहते हैं, सड़कें हैं, हमारे घर हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये सब क्या है, नदियां जल मंडल में आती हैं। लेकिन नदियों का जो क्षेत्र है, जो जमीन है, वो स्थल मंडल है ना। चारों तरफ की जो जमीनें हैं, जो जमीन वाला पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, स्थल मंडल कहेंगे, है ना। या इसको अगर और आसान भाषा में समझो तो हमारी जो पर्पटी है, पर्पटी का मतलब समझा था ना हमने, जो सबसे ऊपरी सतह है, ये वाली पृथ्वी की सबसे ऊपर की सतह, वो आपकी स्थल मंडल है। अब वो स्थल मंडल
प्लेटों से बना हुआ है। जैसे हमने बात की थी अभी जब पढ़े क्लास में, आग्नेय शैल, अवसादी शैल प्लेटों से बनते हैं, है ना, पत्थर पत्थर के या मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं, उसी प्रकार से समझ सकते हो। तो ये क्या है कि एक के ऊपर एक परत जमी हुई है। अगर मैं बात करूं जैसे कि ये जमीन है हमारी, है ना, तो जमीन के नीचे इस तरह के ये शिलालेख, ये इस तरह से लेख गलत बोल दिया मैंने, शिलाएं जो है इस तरह से हो सकती हैं, या इस तरह से जो है ये इस तरह के टुकड़े हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं, चौड़े भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के ये पत्थर हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है। ये जमीन है, जमीन इस तरह की आपकी हो सकती है ना, अलग अलग प्लेटें हैं इसके अंदर, जमीन के अंदर। तो पत्थर है, मिट्टी है, कंकड़ है, तो ये सब है ना, ये जमीन के नीचे, ये सब तो आपको पता है। अब जैसे हम खुदाई करते हैं, संगमरमर का पहाड़ मैंने आपको दिखाया था, तो वो भी तो प्लेट्स है ना, उनको काट के निकाल रहे हैं हम। तो ये सब प्लेटें हैं, एक के ऊपर एक जमी हुई। तो ये तो बात हुई कि हमारी प्लेटें हैं, है ना। अब आपको इससे आगे की कहानी ये है कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा ही धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। जो जमीन की जो प्लेटें हैं, मतलब जो जिस पे हम खड़े हैं, हालांकि हमें महसूस नहीं होता कि हमारी पृथ्वी जो है वो हिल रही है। जब भूकंप आता है तो महसूस होता है कि हाँ वाकई में जमीन हिली है, लेकिन भूकंप नहीं भी आता तो भी मिनिमम से मिनिमम गति में ये खिसकती ही रहती है। ये प्लेटें आपस में थोड़ी बहुत गति करती रहती है, हल्की फुल्की गति जो है इन प्लेट्स में चलती रहती है। जो परतें हैं, प्लेट भी नहीं, परत कहूं अगर मैं, कि जो मिट्टी की परत है या जो स्थलमंडल की परतें हैं वो आपस में क्या है, हिल रही हैं हल्की हल्की। तो ये कहते हैं कि बहुत कम हिलती हैं, बहुत मिनिमम, यानी कि प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ही ये जो है खिसक पाती है अपनी जगह से दूसरी जगह। मिलीमीटर मतलब इतना सा, बहुत मिलीमीटर होगा ही कितना, तो बहुत ही मिनिमम है ये खिसकना इसका। लेकिन कभी कभी ये ज्यादा भी खिसकती है कुछ भागों पर। ऐसा नहीं कि पूरी पृथ्वी पर एक समान ही गति होगी, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर ये बहुत ज्यादा खिसक जाती है। हो सकता है 2 मीटर खिसक जाए, समझ रहे हो। अगर 2 मीटर खसक जाए तो आपका जो घर है वो पड़ोसी के घर में घुस जाएगा, समझ रहे हो इस चीज को। तो 2 मीटर खिसकने का, अगर जमीन 2 मीटर खिसक गई तो आपका खेत पड़ोसी के खेत में रखा हुआ मिलेगा। अगर आप यहाँ खड़े हैं, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं बोर्ड से उधर पहुंच जाऊंगा, लेकिन पहुंचूंगा नहीं, तबाही मचेगी, तबाही। ये अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ये तो एक मजाक था। लेकिन अगर थोड़ी सी पृथ्वी खिसक जाए ना, पृथ्वी पे भूकंप, सुनामी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। अब ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में, जो पृथ्वी के अंदर, जिससे ज्वालामुखी वाली बात जो हमने लास्ट वीडियो में की थी, पृथ्वी के कोर में क्या है, ये पूरा का पूरा लावा ही है ना। ये पूरा लावा है, यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच क्या है, सिर्फ आग है। पृथ्वी आग का गोला थी, ऊपर से ठंडी हो गई, लेकिन अंदर से अभी भी आग का गोला ही है। तो अंदर पृथ्वी के जो पिघला हुआ मैग्मा है, जिसको हम लावा कहते हैं, इसके कारण गति गति के कारण ऐसा होता है, मतलब मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। मैग्मा में गति क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर गैसें हैं, उसके अंदर तापमान है, और जब ताप और दाब बढ़ता है तो गति होती ही है। किसी भी चीज पे आप दबाव डालोगे तो गति होगी, तापमान बढ़ाओगे तो भी गति होगी। तो ये चीज हमने समझी थी पहले भी कि तापमान जब बढ़ेगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गैस बनी हुई है, अब हलचल तो मचेगी, सीधी बात है। अब इसको इस तरह से समझ सकते हो आप, जैसे अगर पानी को गर्म करते हो तो पानी के अंदर जब खद्दे लगते हैं, मतलब उसके अंदर जो बुलबुले उठते हैं, या पानी 100 सेंटीग्रेड से ऊपर हो गया तो भड़बड़ होने लगता है, पानी पतीले से उछलने लगता है, उसकी सतह देखोगे आप तो वो ऐसे उछलने लगता है। जैसे ही तापमान बढ़ा, उसके अंदर भी गति उत्पन्न हो गई। ठंडा पानी रहेगा, चुपचाप आराम से बैठा रहेगा, कोई कोई हलचल नहीं। नीचे से आग जलाओगे, पानी में भी गड़बड़ होने लगेगी, पानी भी हिलने लगता है ना। तो उससे क्या होता है, गर्मी से यानी कि तापमान से क्या होता है कि गति उत्पन्न होती है। ये चीज समझ में आ रही है। उसी प्रकार से अगर इसका एक और एग्जांपल लो, जैसे बाइक होती है, कार होती है, उसमें गति कहां से हो रही है, उसमें भी तो पेट्रोल को जब हम जलाते हैं तो उससे गति उत्पन्न होती है ना, ऊर्जा उत्पन्न होती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ जो मैग्मा है एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे ये है इसके बीच में, तो ये घूम रहा है अंदर ऐसे, पृथ्वी के बीचों बीच गति कर रहा है, चारों तरफ को घूम रहा है अपने आप में। अब होगा क्या इससे, कि जब वो गति कर रहा है तो कई बार ऐसे होता है कि उसका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको जैसे ही थोड़ी सी कमजोर जगह मिलती है पृथ्वी की सतह पर, तो उस पृथ्वी की सतह को फाड़ करके वो बाहर निकल जाता है, जिसको ज्वालामुखी हम कहते हैं। ये बात हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अब इसके ज्वालामुखी के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आज के वीडियो में भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आगे बात करें तो ये जो मैग्मा है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, देखो छोटा सा। एक रंगीन कागज की कोई छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे हुए
बीकर में रख दीजिए, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं एक बीकर है, मतलब बीकर क्या, बर्तन है ये समझो, एक बर्तन है, चाहे आप घर में पतीला इस्तेमाल करो वो भी एक बीकर ही है। उसके अंदर आपने पानी भरा, पानी के अंदर एक कागज की गोली मोड़ करके दबा के गोली, ताकि उसमें थोड़ा सा वजन हो जाए, खाली पेपर तो ऊपर ही तैर जाएगा, उसको दबा करके फॉइल को और उसके अंदर डाल दो, तो आप देखेंगे कि वो नीचे बैठ जाएगी सतह पे, है ना, ठंडे पानी में। लेकिन जब आप जल गर्म करने लगेंगे, जैसे ही आप जो है गर्म करेंगे पानी को, तो करने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ साथ कागज की गोली भी ऊपर उठने लगती है, क्योंकि नीचे से जैसे ही तापमान गर्म होगा, पानी गर्म होगा, तो उसके अंदर बल उत्पन्न होगा और वो उसको ऊपर की तरफ धकेलना स्टार्ट कर देगा। और इसमें दाब भी काम करता है, क्योंकि हल्का जैसे ही होगा पानी, सॉरी, जैसे गर्म होगा पानी तो उसका दबाव कम होने लगेगा। ठंडा पानी भारी होता है, गर्म पानी हल्का हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो ये गोली ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। और जैसे और गर्म करोगे तो फिर ये गोली नाचना शुरू कर देगी, ऐसे पानी के अंदर गोल गोल, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है गर्म पानी का, पानी के अंदर गति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि लावा भी इसी प्रकार से गति करता है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के कोर में। लेकिन गति करते करते कई बार वो जो है हमारी स्थलीय प्लेटों को हिला देता है ना, वो भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, उसी के कारण होता है। अब आगे चलेंगे, फिलहाल अभी तक हम गति की बात कर रहे थे कि जो लावा है या जो मैग्मा है, उसके कारण ही स्थल मंडल पे गति उत्पन्न होती है। किसके कारण हो रही है? जो पृथ्वी के अंदर जो लावा, जो मैग्मा भरा हुआ है, उसकी वजह से ऊपरी सतह पर भी गति उत्पन्न हो जाती है ना। चलिए अब बात करो, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। क्या क्या परिवर्तन होंगे उसको भी देख लेंगे आगे। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जा गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। अब जो बल पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में घटित होगा उसको हम क्या कहेंगे? अंतर्जनित बल कहेंगे, एंडोजेनिक फोर्स कहेंगे उसको। पृथ्वी के अंदर का मतलब क्या हुआ कि सतह पर नहीं हुआ, अभी सतह के नीचे, जो जहां हम रह रहे हैं, ये मान लीजिए हमारे घर है, यहाँ पर इस तरह से हमारे घर हैं, या यहाँ पर जो है फैक्ट्रियां हैं, कुछ भी है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ठीक है, यहाँ पर पेड़ पौधे हो गए, तो इस ये क्या है? ये तो हमारी सतह है ऊपरी, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हुआ है ना। यहाँ पे मान लीजिए समुद्र है या पानी है, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन परपटी तो बहुत नीचे तक है ना, यहाँ तक पूरी परपटी है, तो ये जमीन है, ये मिट्टी है, ये सब, यहाँ अगर गति उत्पन्न हो रही है यहाँ, तो इसको क्या कह रहे हैं? अंतर्जनित बल कह रहे हैं। अभी ऊपर तक नहीं आई गति, यानी कि ऊपर सतह पर नहीं आई है, कुछ भी नहीं हुआ ऊपर, सिर्फ अंदर गति हो रही है इसके नीचे, जहां हम बैठे हैं, अभी हम तक नहीं पहुंची, हमारे नीचे हो रही है गति, पृथ्वी के नीचे हो रही है, मतलब परपटी के तो नहीं कहेंगे, परपटी तो बहुत नीचे तक है, ऊपरी सतह कह सकते हैं कि स्थलमंडल जो ऊपरी सतह है बिल्कुल ऊपर वाली, वहां नहीं हो रही है, लेकिन उसके नीचे हो रही है गति। तो वो जो नीचे गति हो रही है उसको कह रहे हैं हम अंतर्जनित बल, ठीक है। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न हो जाए, जहां हम हैं इस टाइम खड़े हैं जहां पर, उसको बहिर्जनित बल कहेंगे। बाहर है इसलिए बहिर्जनित है, अंदर है तो अंतर्जनित है। और बाहर बाहर को बहिर्जनित बल को क्या कह रहे हैं? एक्सोजेनिक फोर्स कह रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी कभी धीमी गति, कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है, वो अलग अलग प्रकार से होती है। भूकंप और ज्वालामुखी ऐसी ही आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब देखो, अंदर वाले बल तो आप समझ गए, अंदर वाले बल किसके कारण होंगे? अंदर वाला बल के कारण एक ही है, और वो है आपका मेग्मा, आपका लावा, जो आपके लावा जमीन के अंदर घूम रहा है, वही अंदर वाली गति उत्पन्न करता है। तो अंदर की सतह में जो भी गतियां होंगी वो इसकी वजह से हो जाएंगी। अब ये जो गति है, जो अंदर गति है, अंतर्जनित जो बल है आपका, इसके कारण सतह पर प्रभाव पड़ता है। अभी भले ही हमारा बाहर की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन जो अंतर्जनित बल है, इसकी वजह से बाहरी ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी बात करेंगे। बल तो ये अंदर से आया है ना, अंदर से आया है, लेकिन ये अंदर का बल धीरे धीरे ऊपर सतह पर भी फर्क डालता है। वो क्या डालेगा अब उसको भी देखेंगे हम। देखो, अब बात करें, ये तो अंतर्जनित बल का उदाहरण आप कह सकते हैं कि जो लावा है आपका, जो पिघला हुआ, वो बाहर की तरफ जब आता है तो वो अंतर्जनित बल की वजह से आ रहा है। जैसे कि ज्वालामुखी, जैसे कि आपका भूकंप आना, भूकंप जब आएगा तो उसका इफेक्ट तो हमें ऊपर दिख रहा है सतह पे, लेकिन भूकंप आया कहां से? क्या हवा की वजह से भूकंप आ गया? नहीं, तो हवा की वजह से नहीं आया। क्या बारिश की वजह से भूकंप आ गया? नहीं। क्या पानी की वजह से भूकंप आ गया? नहीं। भूकंप किस लिए आया? नीचे की जो गति है, या नीचे वाला जो कंपन है, जो हमारी जमीन के नीचे से आया है, मेग्मा के कारण, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उसके खिसकने के कारण, उसके कंपन के कारण जो है ऊपर तक कंपन आ गया पृथ्वी तक, इसलिए भूकंप आता है। तो भूकंप आना या
ज्वालामुखी आना, ये सब अंतर्जनित बल के कारण होता है जो नीचे से आ रहे हैं। बहिर्जनित बल बल जो है वो है जैसे कि बाढ़ आ जाए आपकी, पानी बह जाए आपके तरफ, या फिर आपका जो है हवाएं हैं जैसे वो भी आपका बहिर्जनित बल है। पहाड़ियां खिसक जाएं, टूट करके पत्थर नीचे लुढ़क के आ जाएं, वो बाहरी बल है। जैसे कि पानी से फिर मिट्टी कट जाती है, मिट्टी बह करके दूसरी जगह चली गई, उसने दूसरी जगह छोड़ दी मिट्टी, वहां पे एक टीला बन गया, वो बाहरी बल है। तो जो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर काम कर रहे हैं वो है बहिर्जनित बल, जो पृथ्वी के अंदर से निकल करके आ रहे हैं वो है आपके अंतर्जनित बल। ठीक है, अब इसको एक ग्राफ के माध्यम से भी थोड़ा देखेंगे। देखो, जो पृथ्वी की गतियां हैं, साफ दिख रहा होगा, आई थिंक आपको ये क्लियर है। तो इसमें दो प्रकार के बल हो रहे हैं, एक तो अंतर्जनित बल हो गया आपका, एक हो गया बहिर्जनित बल। अब अंतर्जनित बल भी दो प्रकार के हैं, जो अंदर वाले हैं वो दो प्रकार के हैं। एक होता है आकस्मिक बल, एक होता है पटल विरूपण बल। आकस्मिक वो जो अचानक से उत्पन्न हो, समझ रहे? अचानक से मतलब स्पीड में होगा, सीधी बात है, जो चीज अचानक से होती है वो स्पीड में होती है ना? तो अचानक से कोई भी चीज होती है तो हम डर जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ बैठे हैं और हमारे पास में कोई बर्तन रखा है, वो एकदम से पट से जमीन पे गिरे तो हम चौंक जाते हैं। आकस्मिक होने वाली गतियां बहुत स्पीड में होती है, और आकस्मिक बल जब उत्पन्न होगा जमीन के अंदर तो क्या होगा, भूकंप आएगा एकदम से, जब वेव उत्पन्न होगी, ज्वालामुखी आएगा एकदम से, भूस्खलन भी हो सकता है। भूस्खलन मतलब अंदर से धरती का फट जाना, तो उसको भी भूस्खलन कह सकते हैं हम। धरती भूकंप में कई बार होता है ना, धरती फट जाती है, आपकी सड़कें फट गई, जमीन फट गई भूकंप के कारण, क्योंकि वो एकदम से इतना कंपन ज्यादा हो जाता है कि वो उसमें दरारें आ जाती हैं। ये तो हुए आकस्मिक रूप से जो तेजी से हो रहा है, लेकिन पटल विरूपण बल जो है वो थोड़ा धीमे से होता है। अब धीमे से होंगे तो क्या होगा, इससे देखो, पर्वत निर्माणकारी बल भी इसको हम कह रहे हैं, क्योंकि इससे पर्वतों का निर्माण होता है। अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को, ये तो हो गई सिर्फ कंपन के आधार पे, ये वाले जो है ये कंपन के आधार पे नहीं होंगे। इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी की प्लेटें हैं वो आपस में सट जाती हैं, समझ रहे हो? जैसे आपस में धीरे धीरे, जो हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी, स्टार्टिंग में सबसे जब क्लास शुरू की है, कि जो आपकी प्लेटें हैं वो आपस में गति कर रही हैं धीरे धीरे, बहुत माइनर रूप से, लेकिन अगर वो थोड़ी सी ज्यादा कर जाए, वो तो कह रहे हैं 1 साल में 1 मिलीमीटर, लेकिन अगर 1-2 मीटर आपस में खिसक जाए या 10 मीटर खिसक जाए तो क्या होगा, वो एक दूसरे से टकराएंगी, सीधी बात है। मान लीजिए पृथ्वी की प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये हो गई आपकी, है ना? ये हो गई, इस तरह से मान लीजिए ये सतह है पृथ्वी की, इस तरह से अगर ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा जाएं, इधर वाली ने और फोर्स मारा, इधर वाली ने और फोर्स मारा, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी या दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने से क्या होगा, ये ऐसे उठने लग जाएगी आपस में। ये इसमें दबाव पड़ा, ये इसमें, तो यहाँ से बल ऊपर की तरफ को जाएगा, और ये प्लेटें क्या होंगी, मिट्टी पत्थर जो भी है ये सब ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और इससे बनते हैं पहाड़, पर्वत, इससे पर्वतों का निर्माण होता है। एक हमने पढ़ा था कि ज्वालामुखी के कारण पर्वत का निर्माण होता है, जब पिघला हुआ मेग्मा ऊपर आ जाता है फिर वो बाद में ठंडा हो जाता है तो उससे पर्वत बनते हैं, वो वाले पर्वत अलग है। एक पर्वत इस कारण बनते हैं कि जब ये आपस में प्लेटें टकरा जाएं तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, समझ रहे हो? ध्यान से इस बात को समझ में आ रही है ये बात? अगर इसको इस तरह से लो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बहुत इजी वे में समझाता हूँ, कि आपने आटा, सबने देखा होगा घर में जो आटा होता है, जब हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ लेते हैं तो वो गीला आटा जिससे बेलते हैं उससे पहले, तो गीला आटा जिसको हम कह रहे हैं, गीला आटा लो और उसको ऐसे उसकी लेई बना लो इतनी लंबी, जैसे बच्चे सांप बनाते हैं ना, आटे से खेलते टाइम पे सांप बना देते हैं ऐसे लंबा सा, वो पतला सा, ऐसे बनाओ उसको, ठीक है? लेकिन इतना पतला नहीं बनाना, आपको थोड़ा मोटा रखना है उसको, ऐसे लेई में बना लो इतना बड़ा। अब क्या करो, इतना बड़ा करके उसको एक टेबल पे रखो, समझ रहे हो? ध्यान से समझना, इसको गीला आटा है, उसको आपने गोल ऐसे लंबाई में बना लिया, ऐसे करके इतना लंबा, ठीक है, इतना लंबा। अब उसको एक टेबल पे रखो और उसको क्या करो, आप दोनों तरफ से दबाना स्टार्ट करो, दोनों तरफ से कोशिश करना, उसको दोनों तरफ से दबाना स्टार्ट कर दो। जैसे आप उसको दोनों तरफ से दबाते रहोगे वो मोटा होता चले जाएगा, मोटा होता चला जाएगा, दबाते रहोगे उसको, और दबाओ और दबाओ, तो वो उठना स्टार्ट हो जाएगा। जब दोनों आपस में ये दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा तो वो आपका आटा, क्योंकि मुलायम है इसलिए वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये मान लो इस तरह का आपने ये आटा बनाया हुआ है, तो जैसे दोनों को दबाओगे आप, तो क्या है, ये आपस में जुड़ने लगेगा, फिर यहाँ से उठेगा, ये यहाँ से उठ जाएगा, ये यहाँ से उठ सकता है इस तरह से, और इस तरह से ऊपर की तरफ बन जाएगा। सेम चीज यही होती है पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी पे हालांकि पत्थर मिट्टी जो प्लेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड है, कठोर है, लेकिन उन पर लगने वाला बल भी तो बहुत ज्यादा है।
तो वो इतनी जोर से, इतने आराम से, धीरे धीरे होती है, लेकिन इतना ज्यादा बल होता है कि वो एक दूसरे पर टकराती हैं और टूट करके जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। तो जैसे जमीन से ऊपर उठेंगे तो पर्वतों का निर्माण होता है, इसलिए इसको कहते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, तो ये पटल विरूपण बल ये है आपका। एक तो ये है कि इससे क्या होता है आपका, इससे पहाड़ उत्पन्न होते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ये आपस में मिले ही, कई बार ऐसा भी तो होगा कि आपस में दूर हो जाएंगी। अब देखो एक और चीज इसी में लॉजिक में समझते हैं, शायद इसमें आगे खाली स्थान हो। यहाँ देखो, यहाँ बताता हूँ। देखो यहाँ पे समझो इस चीज को। अभी हमने बात की कि ये दो प्लेटें जो थी आपस में टकराई और ऊपर उड़ गई, है ना, ये इस पड़ा। लेकिन इसके इधर भी तो थी प्लेट, इसके इधर भी तो थी प्लेट। अब क्या होगा, जब ये प्लेटें आपस में टकराई तो क्या इनसे दूर नहीं हो गई, यहाँ वाली से दूर नहीं होगी, तो इसके बीच में खाली स्थान नहीं बच गया, इसके बीच में खाली स्थान नहीं बचेगा, तो यहाँ गहराई भी तो बनेगी। अब ये पूरी प्लेन थी, यहां से ऊपर उठी, लेकिन यहाँ गहराई भी तो बन गई। अब ये जो गहराई बनी है इसको कहेंगे घाटी। क्या कहते हैं, घाटी। तो घाटी का निर्माण तब होता है जब प्लेट्स आपस में दूर हो जाती हैं, और पर्वत का निर्माण तब होता है जब घाटियां, जब प्लेटें आपस में एक दूसरे के साथ में टकराती हैं। तो ये दो तरीके हैं। अब इसमें भी बताया है, देखो जैसे अब ये आपस में टकरा रही है, देखो ये दोनों प्लेट, तो ये ऊपर उठती जा रही है इस तरह से, तो ये इस तरह का पर्वत निर्माण कर देंगी। ठीक है, कई बार इस प्रकार के बनते हैं पर्वत, जहां पे थोड़ी जमीन मुलायम होगी, वहां पे इस तरह से वेव के रूप में जुड़ेंगी, ये इस तरह से जुड़ जाएंगी, इस तरह से आपस में ऊपर उड़ जाएंगी। और ये घाटी का उदाहरण है कि जब प्लेटें आपस में खिसकेंगी, प्लेटें आपस में दूर हो जाएंगी। मान लीजिए इस तरह से जो है प्लेट्स हैं, इस तरह से प्लेट्स हैं, और ये आपस में इस तरह से हैं। तो अगर ये दोनों आपस में दूर हो जाएं, ये थोड़ी सी खिसक जाए, मान लीजिए ये क्या हुआ आपका, ये यहाँ आ गई और ये यहाँ आ गई, तो ये इतनी जगह हमारी क्या बच जाएगी, इतनी में घाटी बन जाएगी। ये घाटी का निर्माण हो जाता है, यानी कि गहराई हो जाती है वहां पे जमीन। तो जैसे ये देखेंगे आप, पहाड़ इस तरह से बन जाएंगे, और हो सकता है बीच में जो ये जगह है, हो सकता है ये खिसकने के कारण बनी हो, तो यहाँ पे घाटी बन जाएगी इस प्रकार से। तो दो चीजें समझ में आ गई, एक तो आकस्मिक बल समझ आ गया, एक पटल विरूपण, और दोनों ही क्या है, अंतर्जनित बल के पार्ट्स हैं। तो अंतर्जनित बल वो जो जमीन के नीचे से हो रहा है, जो जमीन के आंतरिक भाग में उत्पन्न होगा, उसको अंतर्जनित बल कहेंगे। बहिर्जनित बल क्या है, जो बाहर होता है, इसमें क्या होता है, अपर्दन और निक्षेपण होगा। अपर्दन क्या होता है आपका, और निक्षेपण क्या होता है। अपर्दन वो जब एक जगह से मिट्टी कंकड़ उठ करके दूसरी जगह बहने लग जाए, यानी कि जैसे मान लीजिए पीछे से पानी आ रहा है, तो नदी का पानी है, पानी क्या करेगा, मिट्टी कंकड़ को, आपके जमीन है, जैसे मान लीजिए आपका खेत है, कुछ भी है, उसकी मिट्टी को बहा के ले जाएगा आगे। बाढ़ आएगी, बाढ़ पानी जो है वो सब चीजों को बहा के ले जाएगा। तो जिस जगह से बहाया है उसको तो निक्षेपण कहते हैं, सॉरी, उसको तो अपर्दन कहते हैं। जहां से मिट्टी हटी है, मिट्टी के हटने को या मिट्टी के कटने को तो अपर्दन कहेंगे। और वो मिट्टी बह करके एक स्थान ऐसा आएगा जहां पर पानी की गति कम हो जाएगी और वो उसको वहीं छोड़ देगा। पानी उस प्लेन एरिया में उस मिट्टी को, कंकड़ को, जो भी कचरा ऊपर से बहा के लाया है, उसी जगह छोड़ करके पानी आगे निकल जाएगा। वो सब चीजें, मटेरियल जो कचरा है, मलबा है, वो वहीं छोड़ देगा। तो उस छोड़ने को, वहां पर मिट्टी छोड़ने को क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। तो ये दो तरीके से होगा। अब ये नदी के कारण भी हो सकता है, हवा के कारण भी हो सकता है। हवा रेत के टीलों को उड़ा के ले जाती है ना, तो और फिर वो दूसरी जगह जाके उस रेत को गिरा देती है, तो पवन के कारण हो सकता है, समुद्री लहरों के कारण हो सकता है ना। सुनामी जिसको कहते हैं, सुनामी आ जाती है तो वो फिर जो है बहुत सारी नुकसानदायक चीजें कर देती है, बिल्डिंग, गाड़ियां वगैरह सब बहा के ले जाती है ना। हिमनद के कारण भी हो सकता है। हिमनद क्या होती है, बर्फ की नदियां होती हैं, अगर वो पिघल जाए तो पानी आ जाता है, बनेगी उससे भी नदी। तो ये बहिर्जनित बल हैं जो हमारी सतह पर हो रहे हैं। हवा के कारण, पानी के कारण, ये सब चीजें बाहरी सतह पर जो हो रही हैं वो बहिर्जनित बल हो गया, और ये अंतर्जनित बल हो गया। ठीक है, तो अगर अब ये दोनों से प्रश्न आ जाए आपका कि बहिर्जनित बल से और अंतर्जनित बल से, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहचान लोगे आप, है ना। अगर आपसे ये पूछ ले सिंपल भाषा में, ज्वालामुखी निर्माण किस बल के कारण होता है। अब बल में आपको चार ऑप्शन दे दिए, मान लो बहिर्जनित बल दे दिया, अंतर्जनित बल दे दिया, और भी कोई ऑप्शन बना देगा वो अलग से, कोई भी चार ऑप्शन, तो अब आप पहचान लोगे कि ज्वालामुखी किसके कारण होगा, ज्वालामुखी अंतर्जनित बल के कारण होगा। इसी प्रकार से आपसे पूछ लेगा, अगर आपसे पूछ ले कि
अपर्दन या निक्षेपण किसके कारण होता है? तो बहिर्जनित बल के कारण होता है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ये पहचान जाओगे आई थिंक अब आप, है ना? चलिए, ये हो गया था आपका शब्दावली। मतलब स्थल मंडलीय प्लेट वैसे मैंने आपको समझा दिया है, स्थल मंडलीय प्लेट क्या होता है, फिर भी पढ़ लो। भूपर्पटी में अनेक बड़ी और छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है कि भूपर्पटी में यहाँ पे इस तरह की प्लेटें जमी हुई हैं। ये इन्हीं को क्या कह रहे हैं हम? इन्हीं को भूस्थलीय प्लेट कह रहे हैं, ठीक है? जिस पर महाद्वीपीय और महासागरीय सनहतें टिकी हुई है। ये हो गया आपका। चलिए, अब क्या है कि ज्वालामुखी आपका, ये वैसे हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक खुला हुआ एक छेद होता है, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक से बाहर निकलते हैं, उसको क्या कह देंगे? ज्वालामुखी कह देंगे, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से अब आगे आप ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होता है ना? एक तो ये है कि नीचे से बल लगा, धरती फट करके किसी भी छेद से लावा बाहर निकल गया। लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है कि स्थलमंडलीय जो प्लेटें हैं, जिनको हम अभी बात कर रहे थे, शुरू से करते आ रहे हैं, जब वो आपस में खिसकती हैं या आपस में टकराती हैं, तो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है कि नहीं? एक प्रकार से आप इसको इस तरह से महसूस कर सकते हो कि दो चम्मच लेना और दोनों चम्मचों को, एक हाथ में ये और ये दोनों चम्मच को आपस में ऐसे जोर से मारना आपस में। तो जोर से मारेंगे तो आपके हाथ में एक करंट सा फील होगा, हल्का सा, बहुत माइनर होता है, बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर आप बड़ी चीज लेंगे तो ज्यादा महसूस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए लोहे की इतनी लंबी छड़ लेना, 1 मीटर की, और जो भारी हो थोड़ी सी। तो अगर आप जैसे सरिया होती हैं जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो ले लेना चाहे, और किसी लोहे की चीज पर, जैसे ट्रैक्टर ट्राली वगैरह होते हैं, इस तरह की चीजें, उस पर मारना हाथ से जोर से सरिया पकड़ के, और उस पे कुछ भी कवर नहीं होना चाहिए, उस पे लकड़ी का हत्था नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपके हाथ में वो सिंगल रोड चाहिए। उसको आप किसी चीज पे मारोगे तो आपके हाथ में इतना वाइब्रेशन पैदा होगा, उसको आप फटाक से छोड़ दोगे। ये हो सकता है आपने बचपन में अनुभव किया हो, नहीं किया तो दोबारा करके देखना। तो ये अनुभव है। तो जैसे ही ये आपस में स्थलमंडलीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, तो उससे वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, यानी कि कंपन उत्पन्न होता है। कंपन आप समझते ही है ना? कंपन उत्पन्न होगा। अब ये कंपन जैसे ही नीचे उत्पन्न होता है, तो कई बार ये कंपन ऊपर पृथ्वी तक भी, पृथ्वी की ऊपरी सतह तक, जहां हम रह रहे हैं जमीन पे, वहां तक भी ये कंपन पहुंच जाता है, जिसके कारण होता है ना? ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, और इस कंपन को भूकंप कहते हैं, ठीक है? भूपर्पटी के नीचे ही वह स्थान जहां से कंपन आरंभ होता है, उसको क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। देखो, ये पॉइंट है, ध्यान से याद करने। देखो, ये तो भूकंप है आपका, ठीक है? उसके अलावा भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां से कंपन उत्पन्न हुआ है, बिल्कुल, उसको क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं, ठीक है? ये कलर ठीक है ना? पढ़ने में तो आ रहा है। और उद्गम केंद्र की भू सतह पर निकटतम स्थान को क्या कहते हैं हम? अधिकेंद्र कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है? ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी की निचली सतह है, ये वाली, और यहाँ पे ये प्लेट टकराए आपस में, और यहाँ से कंपन स्टार्ट हो गया, है ना? यहाँ से कंपन स्टार्ट हो गया। तो ये तो आपका ये वाला जो केंद्र है पृथ्वी के अंदर वाला, जमीन के ऊपर नहीं, अंदर पृथ्वी के नीचे जहां से स्टार्ट हुआ है, उसको कह रहे हैं उद्गम केंद्र। क्या कह रहे हैं इसको? इसको कह रहे हैं उद्गम केंद्र। और इसी के सीधे ऊपर वाला जो पृथ्वी वाला केंद्र होगा, इसको कह रहे हैं हम अधिकेंद्र, ठीक है? तो ये प्रश्न आपका कई बार सीटेट में आ चुका है, मेरे ख्याल से तो लास्ट ईयर भी आया था ये, अधिकेंद्र और उद्गम केंद्र वाला। तो इसको कहते हैं अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सबसे ज्यादा हानि होगी। भाई, जहां से हम कहते हैं ना कि ये दिल्ली में स्टार्ट हुआ था भूकंप, या ये जो है हल्द्वानी में स्टार्ट हुआ था भूकंप, तो जहां पे भूकंप स्टार्ट होता है, वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। वहां पे आपके घर टूट जाते हैं, जमीनें में दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे उससे दूर जाओगे, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर, तो वहां पे हल्का सा महसूस होता है, वहां पे कोई क्षति नहीं होती। तो क्या हो रहा है कि जहां से उत्पन्न हुआ, यहाँ पे तो तरंगे बहुत तेज है, लेकिन इससे धीरे धीरे दूर जाएंगे तो कम होती चली जाती है। तो अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सबसे ज्यादा हानि होती है, और अधिकेंद्र से जैसे दूरी बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अब इस चित्र में समझो, ये पूरी पृथ्वी है, यहाँ पीली वाली जो जमीन है आपकी, ये पीला वाला जो स्थान है, ये है आपका जिस जमीन पे हम रह रहे हैं, और ये लाल वाला जो है, ये आंतरिक है, मतलब नीचे को जैसे खोदते जाएंगे तो ये लाल वाला भाग वो है। तो यहाँ तो ये तो पृथ्वी का केंद्र है,
ये है पृथ्वी के अंदर वाला केंद्र, ठीक है, समझ रहे हैं? यह है पृथ्वी के अंदर वाला केंद्र जहां से कंपन उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ से उत्पन्न हुआ और ये ऊपर की तरफ आया, इस तरह से कंपन कंपन ऐसा नहीं कि सीधा एक ही जगह जाकर अटक जाएगा, वो चारों तरफ को फैलेगा, है ना? जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ कंपन, तो वो इधर को भी जाएगा, इधर को भी, इधर को भी, ऐसे आएगा, है ना? ऐसे जाएगा, समझ रहे हो? तो जब ऐसे कंपन जाएगा चारों तरफ को, तो सीधी बात है जहां पे सीधी दिशा में जा रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हानि होगी और इधर उधर को धीरे धीरे कंपन कम होता चला जाएगा। तो इस बिंदु को जहां से जमीन के नीचे जहां से स्टार्ट हुआ है, उसको क्या कह रहे हैं? उद्गम केंद्र कह रहे हैं, ठीक है, इसको उद्गम केंद्र कह रहे हैं। और ऊपरी सतह पर जो उसी के सीधे उसी के पास वाला निकटतम बिंदु है, उसको क्या कह रहे हैं? अधिकेंद्र। तो ये दो नाम याद रखना, बाकी तो ये धीरे धीरे कंपन बाहर की तरफ कम होता चला जाता है, ये बात तो कॉमन सी है। क्रियाकलाप, हाँ देख लो एक बार, इसको भी देख लो, इसको आप घर पे भी कर सकते हो। जैसे कि एक बर्तन लें आप और फिर क्या करें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें आप। तो अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। मतलब एक, इसको मैं अपने भाषा में समझाता हूँ। एक बर्तन लिया आपने, पानी है उसमें बर्तन में, उसके ऊपर ढक्कन ढका और ढक्कन के पतीले के ऊपर अपने जो है कुछ मटर के दाने रख दो, एक चम्मच रख दो उसके ऊपर, या कोई भी आप एक अंडा भी रख सकते हो आप उसके ऊपर। तो वो आपकी इच्छा है, जो भी सामान आप रखना चाहें। आप देखते हैं जैसे ही जल में उबाल आता है, जब उसको गर्म करेंगे और उबाल आएगा, तो ढक्कन भी हिलने लगता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? बल पैदा हुआ। ढक्कन भी हिलेगा, ढक्कन के ऊपर जो चीजें रखी है वो भी हिलेंगी। तो यही सेम चीज है, जैसे पृथ्वी की निचली सतह में जो कंपन उत्पन्न हुआ, यानी कि बल उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ? स्थल, हमारे जो जमीन है उसमें कंपन हुआ। जो ढक्कन है वो हमारी जमीन है, तो हमारी जमीन में कंपन हुआ। अब जब जमीन में कंपन हुआ, तो जमीन के ऊपर जो चीजें होंगी वो भी हिल जाएंगी। तो जो जैसे ढक्कन के ऊपर मटर के दाने हैं, चम्मच है, अंडा है, वो हिल रहे हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जो घर है, जो इमारतें हैं, जो गाड़ियां हैं, जो सड़कें हैं, वो सब भी हिलेंगी और उनमें नुकसान होगा, यानी कि वो टूट भी सकती हैं अगर बहुत ज्यादा तीव्रता हो। तो ये है बस सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए, देखिए, क्या आप जानते हैं कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है? वैसे तो हाँ, इनको देख लो एक बार। एस तरंगे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगों को, पी तरंगे कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे को, और एल तरंगे कहते हैं पृष्ठीय तरंगों को। अभी इनमें से ज्यादा अंतर नहीं, छोटा सा अंतर समझ लेना। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अनुप्रस्थ तरंगे वो होती हैं, जैसे कि अगर आप इधर की तरफ को कोई बल लग रहा है, मान लीजिए तरंग इस तरफ को जा रही है आपकी, ऐसे जा रही है तरंग, तो ऐसे जाते टाइम पे जो इसके कण होंगे वो गति करेंगे ऊपर नीचे लंबवत रूप से, ये इस प्रकार से गति करेंगे। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये होता है आपका, कि जब आप किसी पानी में, कोई तालाब है, या मान लीजिए आप घर में एक बाल्टी लो और या एक थाली लो, उसके अंदर पानी भरो आराम से, जब वो शांत हो जाए, तो उसके ऊपर से बस एक छोटा सा मटर का दाना डाल दो आप, किसमें? पानी में, प्लेट में। तो उसमें इस प्रकार की गति उत्पन्न होगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे। आपने ऐसा बचपन में किया होगा, जैसे तालाब होते हैं हमारे आसपास, तो हम तालाब के किनारे खेलते हैं जब, तो उसमें पत्थर फेंक फेंक के मारते हैं। तो जब पत्थर फेंक के मारते हैं, तो उसमें गति ऐसे 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 चारों तरफ को तरंगे फैलती चली जाती है ना? तरंगे फैलती जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि तरंगों की दिशा तो लंबवत ऐसे है, मतलब सीधी। तरंगों की गति सीधी है, मतलब यहाँ से अगर यहाँ पत्थर लगा है, तो ऐसे ऐसे जा रही है तरंगे चारों तरफ को। तो ये तरंगों की गति क्या हुई? ये तो इधर को हो गई ऐसे, या ऐसे। तो तरंगों की गति तो ऐसे है, लेकिन पानी की गति ऐसी नहीं है ना। पानी में जो आपने देखा, जो पानी का अंतर आया, वो कैसा आया? पानी का अंतर आया ऐसे, ऐसे जाती है ना लहरें, ऐसे ऐसे जाती हैं। तो ये वाली तरंगे, जिसमें जो तरंग की सीधी गति है और जो वस्तु के जो गुण हैं, यानी कि वस्तु का जो तत्व है, उसकी गति समान नहीं होती। अगर तरंग सीधी जा रही है इस दिशा में, तो उस वस्तु का या उस सामान का या जो भी चीज है, जैसे पानी है, तो पानी की गति उसके अपोजिट लंबवत होगी। अपोजिट का मतलब तो इधर को हो जाएगा, लेकिन उसके लंबवत होगी। जैसे कि अगर गति इधर को जा रही है, तो वस्तु में इस प्रकार की गति होगी। तो ये तरंग कौन सी होती है? ये होगी आपकी अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, अनुप्रस्थ वाली हो गई है। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये एक्सरसाइज करते हैं हम कई बार रोप से, जिम में रोप होती है, आप घर पे भी करेंगे। एक रस्सी लेंगे, रस्सी को किसी जगह बांध दो आप अपने घर में, और रस्सी का दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़ो और उसको ऐसे हिलाओ जोर जोर से, तो उसमें इस प्रकार की गति होगी, इस प्रकार की, ठीक है। तो ये वाली कौन सी तरंग है आपकी? ये आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। ये तो होगी अनुप्रस्थ।
अब जब यही जो आपका क्या कहेंगे कि जो आपकी की दिशा है, अगर वस्तु की भी वही दिशा हो जाए, तो उसको अनुदैर्ध्य तरंग कह देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो ये स्प्रिंग है। अब इसको हमने स्प्रिंग को नीचे की तरफ जब खींचा, तो इसमें गति जो हो रही है वो इस तरफ को हो रही है। लेकिन इसका जो चेंज है वस्तु का, वो भी सेम इसी दिशा में है। जो आपका ये स्प्रिंग है, वो भी इसी दिशा में ही काम कर रहा है, यानी कि इसके जो तत्व है वो भी सेम दिशा में काम कर रहा है, इसी तरफ को खींच रहा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इनकी दोनों की दिशा ही समान है आपकी। ऐसा तो नहीं कि इसकी स्प्रिंग ऐसा हो गया हो, ऐसा तो नहीं है कि स्प्रिंग ऐसा हो गया हो आपका, ऐसा, ऐसा तो नहीं हुआ स्प्रिंग, ऐसा तो नहीं हुआ स्प्रिंग, है ना? ऐसा तो नहीं हुआ, वो एक ही दिशा में चल रहा है, जिस दिशा में गति हो रही है उसी दिशा में वस्तु भी है। तो इसलिए इसको क्या कह देंगे? अनुदैर्ध्य। बाकी पृष्ठीय तरंगें वो होती है जो किसी पृष्ठ के ऊपर काम करती है। जैसे कि भूकंप आता है तो वो जमीन के ऊपर लहर भागती है, या पानी के ऊपर, तो पृष्ठीय तरंगें तो वो होंगी जो ऊपर दिखाई दे जाए आप, ठीक है? इसको हम पृष्ठीय कह देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल सी बात हो गई। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी तो संभव नहीं है, भूकंप का कोई पता नहीं लगा सकता कि इतने बजे भूकंप आएगा, इस दिन आएगा, इसका कोई अभी तक जो है वैज्ञानिकों ने भी इसकी कोई जो है भविष्यवाणी करने में वो, या कोई यंत्र बनाने में इसका अभी तक कोई सफल नहीं हुए कि जो भविष्य में बता दे। जैसे कि बारिश का बता देते हैं कि कल को बारिश पड़ेगी, बारिश का तो टाइम भी बता देते हैं कि कल को दोपहर को 4 बजे से या 5 बजे से शाम को बारिश पड़ेगी, तो वो इतना ज्यादा एग्जैक्टली अब बता पा रहे हैं, हमें मोबाइल में ही खबर आ जाती है कि बारिश इतने बजे होगी, ताकि आप अपने काम निपटा लें और घर से बाहर ना निकलें इस तरह से। लेकिन भूकंप की भविष्यवाणी अभी तक नहीं हो पा रही है ना? इसके लिए कोई भी पता नहीं चल पा रहा कब क्या हो जाए। तो भूकंप की भविष्यवाणी तो संभव नहीं है, लेकिन हमें, यदि हम पहले से तैयार हों, तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। अगर हमें पता चल जाए तो फिर हम इससे बच सकते हैं, है ना? स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों की व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तालाब में मछलियों के उत्तेजना, मछलियां बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और ऊपरी सतह पर आने लगती है ना? ऐसे उछलने लगती है। सांप जो है वो धरातल पर आ जाते हैं, अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर रहेंगे तो उनको भी पता है दब के मर जाएंगे। तो बहुत सारी इस तरह की, और कुछ जानवर जो है वो कुछ तरह की आवाजें निकालते हैं अजीब प्रकार की, हालांकि हम लोग सामान्य लोग नहीं समझ सकते, लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे आदिवासी लोग होते हैं, उन्हें पता रहता है कि जानवर किस तरह की हरकतें करेंगे, तो वो सब चीजें आपको पता चल जाती हैं। तो इनकी हरकतों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, शायद भूकंप आने की संभावना है, ऐसा कुछ। ठीक है। अब ये भुज में, जो भुज आपका एक शहर है, कहाँ पे है? गुजरात में है, ये याद रखना। अहमदाबाद गुजरात में है, भुज आपका, है ना? तो भुज में भूकंप आया था, उसके बारे में ईवीएस में भी कई बार प्रश्न आते हैं और एसएसटी में भी आ रहे हैं। तो इन्होंने एक उसके बारे में अध्ययन दिया है कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे चीजें हुई थी। तो इन पॉइंट्स को आप याद रख सकते हैं और रखना चाहिए आपको, ठीक है? देखो, भुज में जो भूकंप के झटके आए थे वो 26 जनवरी 2001 को आए थे, ठीक है? 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस है, तो 26 जनवरी 2001 को आए थे। भुज शहर में रिक्टर स्केल पर जब नापा था तो 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप था। और 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप का मतलब यह है, तबाही से भी बढ़कर तबाही। 6.9 वाला भूकंप बहुत ज्यादा तगड़ा होता है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, जमीनें फट जाती हैं, बहुत बड़ा नुकसान होता है। 6.9 बहुत बड़ी चीज है। 5, अगर 5 पॉइंट की बात करें ना, 5.0 की बात करें हम, तो इतनी तीव्रता पर घर के सामान गिरने लगते हैं। आपका अगर घर में गिलास बर्तन रखे हैं वो गिरने लगेंगे, इतनी तेज भूकंप होता है 5 पे। तो 6.9 तो कितना ही ज्यादा होगा, सोचो। अभी इस पे भी बात करेंगे हम आगे, इसका भी कंटेंट है। सर्वाधिक स्कूल प्रभावित हुए। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 बच्चे और 31 शिक्षकों की मौत हुई थी, है ना? आशंका है, ऐसा पक्का नहीं कह रहे वो, लेकिन उनको लगता है कि कुछ लाशें उनको मिली ही नहीं, मलबे में दब गई या कुछ भी हुआ। तो इतने बच्चे, 971 बच्चों की मौत हुई और 31 टीचरों की मौत हुई थी इस भूकंप के कारण। भुज में निराशाजनक राहत मिली थी, यानी कि राहत ज्यादा नहीं हो पाई, कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन नहीं पहुंच पाया, कंबल, दवाइयां वगैरह आदि नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण से हालात चिंताजनक हो गए थे। और भुज में तबाही मची थी, यानी कि फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, आपके संचार लाइनें जो है वो सब खत्म हो गई थी। तो इसलिए फोन भी नहीं लगा सकते थे वो किसी को। और बिजली नहीं थी, पाइप लाइनें खराब हो गई, तो पीने का पानी वहां तक नहीं पहुंचा। तो ये सारी नुकसान हुए थे, तो वहां की जिंदगी बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी इस भूकंप के आने के कारण आपके, ठीक है?
शहर में आग भी लगी बहुत सारी जगह पे, चारकोल और अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लगी। और उसके अलावा आपातकाल की घोषणा की गई, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी थी उस टाइम पे, ताकि कोई घर से बाहर ना निकले और अपना सेफ जगह पे सब लोग रहें। बहुत लोगों के घर तो तबाह ही हो गए थे, तो बस जहां भी वो जिस जगह भी आश्रय ले पाए तो वो ले पाए बस। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील थी कि गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी थी। वित्तीय मतलब पैसों की सहायता। तो जो गुजरात सरकार थी उसने केंद्र सरकार से पैसे मांगे थे अपने हालात ठीक करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट है, उसके बारे में याद रख सकते हैं आप। अब देखिए इसको पढ़ते हैं हम, जो तीव्रता की बात कर रहे थे हम, भूकंप की तीव्रता। तो भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसको भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। एक तो भूकंप लेखी है और इसका दूसरा नाम है सिस्मोग्राफ। तो दोनों ही नाम याद रखेंगे, एग्जाम में कोई भी आ सकता है दोनों में से। सिस्मोग्राफ यंत्र का नाम है। इसी यंत्र में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर नापी जाती है। जो इसमें स्केल लगा हुआ है, जैसे थर्मामीटर में होता है इस तरह से 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो है आपका 2.0 3.0, तो इस तरह से एक स्केल है। उस स्केल पे नापी जाती है भूकंप कितनी तेज आया है। इस तेज तेज तीव्रता को नापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होगा। 2.0 की बात करें तो 2.0 अगर आपकी तीव्रता है तो हमें हल्का सा महसूस होता है, लेकिन नुकसान कुछ नहीं होता। क्योंकि ऐसे जैसे हमें, आप लोगों ने भी महसूस किए होंगे, भूकंप के झटके हल्के से आ जाते हैं कि थोड़ा सा महसूस होता है, हाँ हिल रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता, कोई बर्तन आपका नहीं गिरेगा, कोई सामान नहीं गिरेगा, कोई पेड़ नहीं गिरेगा, कुछ नहीं होता, बस हल्का सा महसूस होकर चला जाएगा। तो वो कम होती है 2.0, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होगा। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 हो, ठीक है, जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, वो वहां पर वस्तुएं जो है वो गिरने लगती है, वस्तुएं गिरने। तो ये अभी लास्ट वाले सीटेट में, अभी 24 वाले में नहीं, अगस्त 2023 वाले में पूछा था कि कितनी तीव्रता पर घर की वस्तुएं गिरने लगती हैं या सामान गिरने लगते हैं। तो उसमें कई सारे ऑप्शन दिए थे, 6.0 दिया था, 7.0 दिया था, 5.0। तो ये याद रख सकते हैं आप कि भूकंप की तीव्रता जो है 5.0 अगर है या उससे अधिक है तो वस्तुएं गिरनी स्टार्ट हो जाएंगी। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 होगी अथवा उससे अधिक होगी वो बहुत शक्तिशाली शक्तिशाली माना जाएगा। और जिसकी तीव्रता 7.0 होगी और उससे अधिक होगी वो सबसे ज्यादा तीव्र माना जाता है तक का, ऐसा माना जाता है। अब देखो जो आपका भुज में आया है वो क्या था आपका, 6.9 तीव्रता थी उसकी। तो 6.9 कितनी ज्यादा होगी, क्योंकि 7 के आसपास है। 5 पे ही वस्तुएं गिरने लगी हैं, तो वहां पे तो बिल्डिंगे घर बार सब गिर गए थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि भूकंप से बचने की तैयारी। तो भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले आप सुरक्षित स्थान आपके हो सकते हैं रसोई का काउंट, जो रसोई के स्लेब होते हैं उसके नीचे आप छुप सकते हैं, है ना। या फिर मेज के नीचे आप छुप सकते हैं, आपके घर में कोई टेबल है उसके नीचे, दीवार के अंदरूनी हिस्से में। तो हमेशा कहते हैं कि नीचे किसी चीज के आपको जो है झुक जाना चाहिए, और उसके पिलर को, जैसे मान लीजिए कोई बेड है आपके घर में, जिस जो सोने वाला बेड है उसके नीचे भी आप छुप सकते हैं, और उसके पाए को इस तरह से आप पकड़ सकते हैं, है ना, ताकि आप हिले ना इधर उधर। तो ये चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं स्कूलों में भी। और इन चीजों से दूर रहें। जब आपका भूकंप आए तो आग वाले स्थान पे आपको नहीं जाना है। मान लीजिए चूल्हा है आपके घर में या अंगीठी है, उसके आसपास आपको नहीं जाना है। चिमनी के आसपास नहीं जाना है आपको। टूट सकने वाली खिड़कियां, जैसे कि खिड़कियां होती है घर की, उसमें कांच वांच लगे होते हैं, तो उसके पास आपको नहीं जाना, क्योंकि कांच अगर टूट गया, क्योंकि टूटेगा ही, वो भूकंप आएगा तो टूटने से वो कांच आपके शरीर में कहीं भी लग सकता है, आपके गले में घुस सकता है, पेट में घुस सकता है, तो उससे ही आपकी मौत हो सकती है। तो दर्पण शीशा यानी कि तस्वीर फ्रेम के पास आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये भी कांच की बनी होती है। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों और अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। तो ये चीजें आप जो है घर में सभी को बताएं, छोटे बच्चों को भी बताएं कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, कोई आपदा आती है तो किस तरह से आप बच सकते हैं। स्कूलों में अगर आप टीचर हैं तो स्कूल में बच्चों को ये चीजें सिखानी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक काफी चीजें हो चुकी हैं, और ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने एक बार देख लेते हैं, है ना। देखो स्थल मंडलीय प्लेट पढ़ी हमने। स्थल मंडलीय प्लेट वही है जो जमीन की स्थल मंडलीय आकृतियां होती हैं, वो सब चीजें हो गई, यानी कि जो मिट्टी के स्लेट्स हैं या
प्लेट उनको कह सकते हो जिस पे धरती टिकी हुई है आपकी, मतलब ऊपरी भाग जो पृथ्वी का है वो आपका स्थलमंडलीय प्लेट हो गई आपकी, ठीक है। मैग्मा आपको पता है, लावा जो पृथ्वी के अंदर है उसको मैग्मा कहेंगे, उसकी गति के कारण बल उत्पन्न होता है, ये आप समझ गए हैं। अंतर्जनित बल वो है जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हो रहा है, बहिर्जनित बल वो हो गया जो पृथ्वी के ऊपर ऊपरी सतह पर आपके हो रहा है। अंतर्जनित बल किसके कारण होगा? सीधी बात है, प्लेटों के खिसकने के कारण होगा या तो, या फिर आपका जो है मैग्मा जो लावा है उसके कारण होगा, तो ये अंतर्जनित बल के कारण है। बहिर्जनित बल किसके कारण हो सकता है? हवा के कारण हो सकता है, समुद्र में कोई तूफान उठ गया उसके कारण हो सकता है, सुनामी आ गई उसके कारण हो सकता है, नदी का बहाव ज्यादा हो गया, बाढ़ आ गई उसके कारण हो सकता है, तो ये बहिर्जनित हो गए, जो पृथ्वी के ऊपर सतह पर है वो बहिर्जनित, ठीक है। अंतर्जनित बल से क्या हो रहा है आपके? अंतर्जनित बल से भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी आ रहा है, भूस्खलन हो सकता है, भूमि का फट जाना, वो भूस्खलन। पर्वत बनते हैं जब आपके प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पर्वत ऊपर उठ करके पर्वत का निर्माण होता है। पर्वत का होगा तो घाटियों का भी होगा साथ में। तो ये है अंतर्जनित बल। बहिर्जनित बल से क्या होगा आपका? अपर्दन और निक्षेपण होगा, यानी कि एक जगह से मिट्टी या कंकड़ खिसकेंगे, दूसरी जगह जाकर वो रुकेंगे। तो नदी के कारण, हवा के कारण, समुद्री तरंग के कारण, हिमनद के कारण ये चीजें हो सकती है ना? ये आपका हो गया। और क्या बचा आपका? भूकंप बचा आपका, ज्वालामुखी तो आपको पता ही है, ज्वालामुखी तो वही है जो आग, लावा जमीन से बाहर निकलता है। भूकंप किसके कारण आ रहा है आपका? ये भी आपका जो आपका अंतर्जनित बल है उसके कारण भूकंप उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। स्थलमंडलीय प्लेटों में गति उत्पन्न होगी, वो गति आपस में किसके कारण हो सकती है? मैग्मा के कारण हो सकती है, और जो गैसें हैं पृथ्वी के अंदर उनके कारण हो सकती है। तो जब स्थलमंडलीय प्लेटों में गति उत्पन्न होगी तो उससे कंपन उत्पन्न होगा, कंपन वो पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा तो उससे भूकंप आ जाएगा। और भूकंप में क्या याद रखना है कि पृथ्वी के अंदर जो जिस जगह से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, जहां से भूकंप शुरुआत हुआ है, उसको तो उद्गम केंद्र कहेंगे, और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो आपका कंपन हुआ है उसको अधिकेंद्र कहेंगे। ये दो नाम याद रखने हैं आप, ठीक है। बाकी अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगे आप समझ गए थे। अनुप्रस्थ तरंगे वो जहां पर गति की दिशा, तरंग की दिशा और वस्तु की दिशा एक समान नहीं होती, यानी कि तरंग की दिशा तो ये है, लेकिन वस्तु की दिशा ऊपर नीचे इस तरह से है। और जब तरंग की दिशा और वस्तु की दिशा दोनों की एक समान हो जाए तो वो क्या हो जाएगी? अनुदैर्घ्य हो जाएगी। ये आप समझ गए, ठीक है। बाकी ये तो न्यूज थी सिर्फ आपकी, इसको आप दोबारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी भूकंप को नापने वाले यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ। और जो पैमाना बताता है कि 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, उस पैमाने को क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल कहते हैं। ये याद रख सकते हैं आप। फिर 5 पर जो है वस्तुएं गिरने लगती है, उससे ऊपर वाले खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो रिवीजन के लिए वीडियो को दोबारा देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आज के लिए काफी है क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सब लोग, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी नोट्स ले लेना सब लोग जाके ऐप पे, और नोट्स पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो। एक एक चीजें बिल्कुल याद करनी है, नोट्स तो आपको घोल के पी जाओ, ठीक है। 3-4 बार कम से कम रिवीजन कर लो। SA टीचर अकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा ये, ठीक है। तो वहां से डाउनलोड करके नोट्स ले लेना। बाकी क्लासेस, आप कॉन्सेप्ट क्लासेस और भी देखना चाहते हैं अदर सब्जेक्ट की, तो सीटेट कॉन्सेप्ट क्लासेस लिख करके आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप सीटेट कॉन्सेप्ट क्लासेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चैनल ही आ जाएगा आपके सामने वैसे तो, फिर उसके नीचे आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस भी आ जाएंगी, ये CDP की आ चुकी है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस लिख के सर्च कर लेना। प्रीवियस पेपर देख रहे हैं तो प्रीवियस पेपर लिख के सर्च कर लेना, प्रीवियस पेपर भी डले हुए हैं। चलिए आज के लिए इतना काफी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके फीडबैक जरूर देना, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, और नई अगली वीडियो में क्या बेहतर करना है वो भी पता चलता है। तो कमेंट जरूर लिखा करो, बाकी वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।